नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे हॉट गेस क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे ये गेस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का, किस यूनिवर्सिटी का और किस ईयर का है। तो मैं क्लियर कर दूं कि ये हॉट गेस क्वेश्चन जो किया गया है, जो आपको 100% तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी 90% पूरे मैच करने के चांसेज हैं। तो ये हॉट गेस क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री का, पेपर 5th, कौन से ईयर का, किस क्लास का, तो टीडीसी पार्ट 3rd। चलिए मैं आपको अब दिखा देती हूँ, इतनी सारी बातें हो चुकी है। तो एक दो रोज पहले ही हमने एग्जाम प्रोग्राम अपलोड किया था, किसका, टीडीसी पार्ट 3rd का, किस यूनिवर्सिटी का, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। ओके, तो उसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मैं गेस क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ चारों पेपर का। 4 पेपर कौन कौन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीडीसी पार्ट 3rd में सब्सिडी पेपर हट जाते हैं और 4 आपको ऑनर्स पेपर ही पढ़ना होता है। ऑनर्स पेपर में 4 पेपर होते हैं, कौन कौन, पेपर 5th, पेपर 6th, पेपर 7th और पेपर 8। तो चारों का वीडियो मैं एक एक करके आज कल में करके अपलोड कर दूंगी। ओके, और किस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का। और इसमें चीन, जापान और भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हॉट गेस क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री पेपर 5th। पेपर 5th में आपको पढ़ना क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पेपर 5th में भी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और पेपर 6th यानी 5वां पेपर और 6ठा पेपर में। लेकिन आपको डिफरेंस क्या करना है, लेकिन ये दोनों पेपर अलग अलग है। कैसे, तो आधुनिक भारत के इतिहास जो 5वां पेपर है हिस्ट्री का, उसमें आपको 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक की घटनाओं के इतिहासों को पढ़ना है। ओके, और जो मैं 6th पेपर अपलोड करूंगी, 6th पेपर के गेस क्वेश्चन अपलोड करूंगी, तो वो भी आधुनिक भारत का इतिहास ही रहेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड रहेगा कब से कब तक, 1857 से 1947 यानी देश आज़ादी तक। ओके, टीडीसी पार्ट 3rd सेशन कौन सा है, 2017 से 20। किस यूनिवर्सिटी का है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। यहाँ मैं कोशिश की हूँ कि जो ज़्यादा हॉट गेस क्वेश्चन है जिसमें से पूरे आपके मैच करने के संभावना है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा भी यदि आप अदर पढ़े हुए हैं या पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इतना कर लूँ, तो इतना भी आप कर ले तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन्हें भी ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो गेस कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी के युद्ध के कारण एवं महत्व की विवेचना करें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसी के साथ अंग्रेजी साम्राज्य का पैर जम गया भारत में, और बची खुची जो कुछ भी उसकी शक्ति थी वो बक्सर युद्ध यानी 1764 ईस्वी के बाद उसकी शक्ति और मजबूत हो गई, उसके पूरे पावर उसमें केंद्रित हो गए। ओके, तो प्लासी के युद्ध के कारण और महत्व, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये वीडियो भी मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो ये वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। सेकंड है बक्सर युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के, बक्सर युद्ध के बाद, सॉरी एक गलती हो चुकी है मैं इसमें, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की चर्चा करें, ये क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन है आंग्ल मैसूर संबंधों पर टिप्पणी लिखें। आप ये जानते हैं आंग्ल मतलब क्या होता है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन। तो अंग्रेजों और मैसूर के संबंधों पर चर्चा करना है, तो इसमें आपको आ जाएगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th अपलोड, ये 4 मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो इन चारों कब हुआ था, इससे संबंधित भी एक ऑब्जेक्टिव वीडियो करके मैं अपलोड करूँगी।
उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चारों जैसे फर्स्ट हुआ था वो 1767 से 69 तक। ओके, तो इस तरह से, और सबसे लास्ट 1799 में हुआ था, तो और सबसे संधि भी हुई थी। और इसमें फर्स्ट और सेकंड के समय में ये हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र का नाम क्या है? टीपू सुल्तान। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली था, लेकिन सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के सेकंड हाफ में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारा दारोमदार आ जाता है किस पे? टीपू सुल्तान पे। और लास्ट में टीपू सुल्तान हार जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और मैसूर पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का। तो इन सब की चर्चा इसमें पढ़नी है, या सिंध के आंग्ल मैसूर युद्ध पर इस संक्षिप्त में विवरण दे देना है। और टीपू सुल्तान के इन युद्धों में जो कुछ भी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंध के विलय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। सिंध के विलय पर भी एक निबंध लिखना है कि अंग्रेजों ने सिंध पर किस बहाने, उन्होंने सिंध को देखने के बहाने वो इंटर किए, फिर उसमें क्या कंडीशन लगा दिया, फिर कैसे उस पर अधिकार कर लिया, इसके बारे में यदि आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। विलियम बेंटिंक के सुधारों का परीक्षण करें। विलियम बेंटिंक के सुधार कार्यों के बारे में लिखना है। बेंटिंक वही है जो राजा राम मोहन राय के समय था, और इसने सती प्रथा का अंत किया, और इसी के समय में ये क्या कहते हैं, मैकाले की शिक्षा नीति भी आई थी। तो बेंटिंक जो था गवर्नर जनरल था, लेकिन बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। उसने देश हित में बहुत सारे कार्य किए थे। तो इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। आपको आपके सहूलियत की मैं बता दूं, इनका शासन काल मतलब कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा, तो कब से कब तक रहा? 1828 से 1835 तक। और 1835-36 में ही फर्स्ट शिक्षा आयोग यानी मैकाले आयोग का गठन हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्नवालिस के सुधारों का परीक्षण करें। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ओके, इसका कॉर्नवालिस जो था वो भी गवर्नर जनरल रहा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आती है 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस कोड। ये 93 से 98 तक रहा कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, और फिर से वो 1805 में आया, लेकिन वो नहीं रहा ज़्यादा दिन और उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 साल से भी कम समय रहा सेकेंड पीरियड, लेकिन फर्स्ट पीरियड 1793 से 1798 तक शायद रहा। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डलहौजी के सुधारों का परीक्षण करें। ओके, डलहौजी के सुधार कार्यों के बारे में आपको लिखना है। ये रहा 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक, यानी कि इसके समय में इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। डलहौजी की यदि आप उपलब्धियां पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि डलहौजी ने भारत में रह के बहुत सारे कार्य किए हैं। सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने की 1853 में श्रेय इसे ही जाता है। ओके, और इसी के समय में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। 1800 और दूसरी बात है, ये विलय की नीति जो कहें या ये कहें राज हड़प की नीति, इसने ही लागू किया था डलहौजी ने, कि अगर राज हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जिस राज्य के कोई उत्तराधिकारी ना हो उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना, इसने ये नीति लागू की थी। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये थी कि डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच योजना लागू हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वुड डिस्पैच होता क्या है? वुड डिस्पैच एक शिक्षा के लिए प्लान किया गया कमीशन था। इसके द्वारा शिक्षा इन्होंने, मतलब वुड डिस्पैच ने एक शिक्षा कमीशन था, एजुकेशन कमीशन, और इसके समय में वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय गठित किया गया।
इसके अलावा देसी जिला स्कूलों में जिला स्कूलों की स्थापना की गई। बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए गए डलहौजी के समय में। तो इस तरह से इनकी उपलब्धियों की चर्चा आपको करनी है और लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। यानी राजा राम मोहन राय के बारे में आपको लिखना है। राजा राम मोहन राय वही राजा राम मोहन जिसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 1828 में की थी। ओके, तो उनके बारे में पढ़ना है। या इन्होंने सती प्रथा का भी इन्होंने अंत किया था। यहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ये कहें कि ब्रह्म समाज के देनों की विवेचना करें। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसके सिद्धांत क्या थे, उसके कार्य क्या थे, इन सब के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं ब्रह्म समाज के देनों की। ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन, आप दोनों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 ईस्वी के क्रांति के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालें। 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण और परिणामों के पर प्रकाश डालना है। कारण तो आप जानते ही हैं, इसके कारण को हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों में विभाजित कर सकते हैं और लास्ट में एक कारण जो है वो होगा तत्कालिक कारण, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने में तत्कालिक घटना जो है आग में घी का काम करती है। तो उसी तरह से आपको पता होगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। यदि आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप हमें लिख भेजें, मैं इस पर एक वीडियो आपको बना दूंगी। और दूसरी बात, यदि आप फिल्म के माध्यम से इसको देखना चाहते हैं तो आप मंगल पांडे मूवी देख सकते हैं। आपको लगभग 50% से ज़्यादा आपको इस 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 11वां गेस क्वेश्चन है वो है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के कारणों का मूल्यांकन करें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति पर, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन था, मैं तो एक ही में कर चुकी हूँ। ओके कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। मतलब इसमें टोटल 13 क्वेश्चन हुआ, मैं यहाँ नहीं देख पाई हूँ और 2 क्वेश्चन यहाँ पे चला गया। प्रथम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11वां था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के कारणों का मूल्यांकन करें। क्या था? आंग्ल वर्मा, फर्स्ट आंग्ल वर्मा युद्ध जो था, 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुए हैं, हाँ 3 हुए हैं, तो आपको प्रथम के बारे में लिखना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति पर प्रकाश डालें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति, वहीं आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? मैकाले योजना से, उसके बाद से यूथ डिस्पैच, उसके बाद से आप सैडलर आयोग या हंटर आयोग, इस तरह से जो था आगे उसको जारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कृषि के व्यावसायीकरण का वर्णन करें। भारत में कृषि का व्यावसायीकरण क्या है, कैसे हुआ, इसके लाभ और हानि क्या हुए। यदि आपको व्यवसायीकरण होता क्या है मैं इसको समझा दूं। व्यवसायीकरण का मतलब इंग्लिश में इसको कमर्शलाइजेशन कहते हैं। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि कृषि तो भारत में पहले भी होता था, अंग्रेज आए तब भी हुआ, लेकिन इसका व्यवसायीकरण हुआ, यानी कि सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही नहीं उगाई जाती थी। अब ऐसा किया जाने लगा कि खेती में उन फसलों की खेती की जाने लगी जिस फसल को बेचकर नगद कमाया जा सके, नगद रुपया हासिल किया जा सके, जैसे गन्ना और चावल दाल। तो चावल दाल क्या है कि चावल दाल यदि आप मार्केट में नहीं बेचेंगे, यदि चावल दाल आप खेत में उपजाते हैं, आप अपने घर में स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने गोदाम में, तो आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल बैठ के खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं बेचे तो वो ख़राब हो सकता है, आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर उसको आप बेचते हैं तो एक मिनिमम पैसा आता है, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा उसका रेट होता है मार्केट में, एवरेज रहता है। लेकिन वहीं यदि आप ईख उपजाते हैं, वहीं आप तंबाकू उपजाते हैं, तो इस तरह से इसको कहते हैं कपास उपजाते हैं। तो ये तो ऐसी वस्तुएं नहीं है जिससे आप स्टोर कर सके घर में,
ये है कि आप मार्केट में इसको तत्काल बेचकर नगद आप ले सकते हैं, कैश आप कमा सकते हैं। ओके, तो उसी कृषि को कहा जाता है व्यावसायीकरण। तो अंग्रेज जो थे यहाँ किसानों के बीच उन्होंने नगद कृषि को प्रोत्साहन दिया और इसे कहते हैं कृषि का व्यावसायीकरण। इससे लाभ भी हुआ और हानि भी हुआ। ओके, तो ये था टोटल आपका क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का? टीडीसी पार्ट 3 भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का, जिसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का 13 टोटल क्वेश्चन गेस किए गए हैं पेपर 5 में। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप 100% क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये गेस क्वेश्चन का ये जो लेक्चर वीडियो है आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक बटन दबाना ना भूलें। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक बटन दबाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर वीडियो इस पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जाके। ओके, इस तरह से चैनल पर बने रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आ रही हूँ और उसे देखना ना भूलें। वो होगा हिस्ट्री पेपर 6, आधुनिक भारत का इतिहास ही होगा, लेकिन वो होगा कब से कब तक? 1857 से 1947 ईस्वी तक। ओके, आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।